मई 2023 विज़न आईएएस जो हैं उसकी मंथली मैगज़ीन के साथ मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके समक्ष। हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था एवं शासन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पहला टॉपिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अध्यादेश 2023। फिर हम पढ़ेंगे मॉडल जेल अधिनियम 2023। फिर संक्षिप्त सुर्खियाँ पढ़ लेंगे और ये जो पहला टॉपिक है पूरी करने की कोशिश करेंगे। 7 से लेकर 15 पेज तक हैं, यानी कि 8 पेज जो हैं आज के इस पहले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। फिर अगले में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझेंगे। देखिए, राज्य व्यवस्था एवं शासन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये टॉपिक है। पहला टॉपिक है राज्य व्यवस्था एवं शासन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 ऑर्डिनेंस है ये। और ये ऑर्डिनेंस 2023 में मई महीने में आया, इसलिए मई की जो मैगज़ीन है उसमें इसका चर्चा है, इसकी जिक्र है। सुर्खियों में क्यों, पहले समझते हैं। देखिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अध्यादेश 2023 हाल ही में केंद्र सरकार ने जारी किया। इस अध्यादेश के जरिए से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब राज्य, इसको क्या इंग्लिश में कहते हैं जीएनसीटीडी। जीएनसीटीडी कैसे, जी का मतलब गवर्नमेंट हो जाएगा, राज्य क्षेत्र शासन है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जीएनसीटीडी। तो जीएनसीटीडी एक्ट जो है 1991 का है और उसमें अमेंडमेंट करके 2023 में ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का 2023 में एक फैसला आया था, उसमें क्या कहा था उन्होंने। देखिए, अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली की बात होती है। देखिए, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें जो राजधानी क्षेत्र जो होते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल टेरिटरीज, उनके बारे में हमें भाग संख्या 8 में देखने को मिलता है। भाग संख्या 8 जो है वो 239 से 242 के दरमियान इन आर्टिकल्स में आता है। 239, 240, 241, 242, ये 4 आर्टिकल्स जो हैं किन के संदर्भ में है, ये संदर्भ है आपके ये टेरिटरीज के संदर्भ में। उसमें 239 जो है दिल्ली के संदर्भ में है। 239 ए में क्या कहा, अनुच्छेद 239 ए का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 के तहत आने वाले सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने की शक्ति दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, 239 ए का हवाला दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जो 7वीं अनुसूची, उसमें जो दूसरी सूची है, राज्य सूची जिसको हम कहते हैं, उस राज्य सूची के तहत आने वाले विषयों पर, सूची 2 का मतलब शायद ये संप्रति सूची भी हो सकता है, मैं देखूंगा। प्रविष्टि जो 41 है उसके तहत आने वाली सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने की शक्ति जो है दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास होगी, केंद्र के पास नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली के विधायी दायरे के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी दायरे के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में एनसीटी दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता और सलाह पर निर्भर हैं। उपराज्यपाल एलजी खुद कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, ये सरकार लेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में डिसीजन दिया। अब इस डिसीजन को बदलने के लिए सरकार ने ये संशोधन किया है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2023 अध्यादेश जो आया, इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम जीएनटीडी 1991 में संशोधन किया है। इससे संबंधित अन्य तथ्य मैं आपको बताऊं तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासनिक सेवाओं, लोक सेवाओं, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर आदि जो व्यवस्था है और दिल्ली सरकार के अधिकार को बरकरार रखा था। इस अध्यादेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के प्रभाव को खत्म कर दिया गया, उसे उलटा गया है, उसे बदला गया है। अध्यादेश के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। सेवाओं पर कानून बनाने की शक्ति। देखिए, इस अध्यादेश में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले सेवाओं के विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी।
क्या किया गया, देखिए अध्यादेश के जरिए से क्या चीज़ें की गई बदलाव। तो पहला देखिए, सेवाओं पर कानून बनने की शक्ति किसके पास होगी, सेंटर के पास होगी, केंद्र के पास होगी, राज्य मतलब दिल्ली के पास नहीं होगी, दिल्ली सरकार के पास नहीं होगी। इस अध्यादेश में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले सेवाओं के विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं वहाँ पर भी सेवाओं के बारे में कानून जो हैं वो दिल्ली सरकार नहीं बना सकती, इस अध्यादेश से ये किया गया है। इसके अलावा सेवाओं में दिल्ली सरकार के कर्मचारियों, उसकी नियुक्ति, उसके स्थानांतरण, उसकी सतर्कता, उससे संबंधित मामले शामिल हैं। अब क्या क्या चीज़ें जो है दिल्ली सरकार मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगी, तो वो चीज़ें हैं, एक तो कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति वो अपने अंडर में नहीं रख पाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखें तो उनका स्थानांतरण, उनकी सतर्कता से संबंधित मामले भी अब सीधे केंद्र के अधीन आएंगे। दूसरा जो बदलाव किया गया अध्यादेश के द्वारा वो है राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA। N मतलब नेशनल, CC यानी कैपिटल, CCS का मतलब NC का मतलब हो गया नेशनल कैपिटल, और CSA का मतलब हो गया सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, CSA। तो NCCSA इसमें एक नए वैधानिक प्राधिकरण के रूप में NCCSA के गठन का उपबंध किया गया है। ये प्राधिकरण स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के लिए उपराज्यपाल को सिफारिश करेगा कि किसको कहाँ कैसे करना है, उपराज्यपाल करेगा। फिर NCCSA में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे। अब इसमें शामिल कौन कौन होंगे जो LG को सिफारिश करेंगे, उसमें एक तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव शामिल होंगे, और गृह विभाग के प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होंगे वो भी शामिल होंगे। NCCSA यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है NCCSA में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव ये शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे इस प्राधिकरण के अध्यक्ष? कौन होंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। NCCSA द्वारा तय किए जाने वाले सभी मामलों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को बहुमत से लिया जाएगा। प्रधान सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेंगी। अब समझते हैं उपराज्यपाल की शक्तियां। देखिए LG यानी कि उपराज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्य करेंगे, और यद्यदेश प्राधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार करने या उसे पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति को लेकर LG की विवेकाधीन भूमिका का विस्तार करता है। उपराज्यपाल LG जो है, LG अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा, विवेकाधिकार से कार्य करेगा। ये अध्यादेश प्राधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार करने और उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस देकर शक्ति LG की विवेकाधीन भूमिका का विस्तार करता है। मतलब ये जो अध्यादेश है, ये ऑर्डिनेंस जो आया है, इसने क्या किया है, जो एक अथॉरिटी बनाई जा रही है NCCSA, उस अथॉरिटी की सिफारिशें जो भी देंगे वो कार्यों से, नियुक्ति से लेकर के स्थानांतरण से लेकर के संबंधित जो भी है, तो उन सिफारिशों को स्वीकार करने की भी या उससे पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति भी LG अपने पास रखेगा। LG विवेकाधीन भूमिका जो है उससे निभाएगा। अब देखिए NCCSA यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी और LG यानी कि उपराज्यपाल के बीच मतभेद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय LG का ही होगा। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में क्या कहा गया है। जब केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती हैं तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। कौन? केंद्र या राज्य सरकार किसकी सहमति के बिना, विधायिका की सहमति के बिना कोई भी कानून बनाती है उसको अध्यादेश, ऑर्डिनेंस कहते हैं। संसद द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सत्र जहाँ केवल विधानसभा का सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती हैं तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई भी कानून बनाती है उसे अध्यादेश कहते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक के सत्र जहां केवल विधानसभा है
वहाँ केवल विधानसभा का सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने का प्रावधान भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर कहाँ से मिलता है? 1861 से। तो अध्यादेश जारी करने का प्रावधान भारतीय परिषद नियम 1861, भारतीय शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935 में भी था। सबसे पहली बार मिलता है 1861 के। देखिए 1861 का जो ये एक्ट कानून है वो भारतीयों का सहयोग लेने के लिए जो पहला कानून बनाया था ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, उसमें अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई है प्रथम बार। और भारत शासन अधिनियम 1909 में तो मिली और फिर भारत परिषद अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 9 और भारत शासन अधिनियम 1935 में भी ये इसका प्रावधान ऑर्डिनेंस का था। संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 में अध्यादेश संबंधी उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल के दौरान, संसद जब विश्रांति काल में हो उस दौरान रेसिस हो, विश्रांति काल का मतलब उसकी रेसिस हो, तो संसद की रेसिस जब हो रखी होती है उस दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को 123 के अंतर्गत है, और राज्यों में ये 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अधिकार मिल जाएगा जब वहाँ पर विधान जो सभा है या विधानमंडल जो भी है वो विश्रांति यानी रेसेस में होगा। RECESS रेसेस होता है। अध्यादेशों की शक्ति और प्रभाव विधायिका द्वारा पारित कानून के समान ही होती है। हालांकि ये कानून अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अध्यादेश की शक्ति जो है प्रभाव विधायिका के द्वारा पारित कानून के समान ही होती हैं, हालांकि अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अधिकतम जो है कुछ सीमा निर्धारित है कि मतलब लॉन्ग टर्म इस कानून नहीं है ये। अध्यादेश सदन के अगले सत्र के शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है। कोई भी अध्यादेश 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है। अध्यादेश सदन के अगले सत्र की शुरुआत होने की तिथि से 6 हफ्ते तक वैध रहता है। यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों पर अपने सत्र शुरू करते हैं तो उन तिथियों में से बाद की तिथियों को प्रभावी माना जाएगा। दोनों सदन अलग अलग तिथि मान लो हैं तो बाद में जो सत्र स्टार्ट होगा उस दिन से इसकी तिथि को माना जाएंगे। दोनों सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, आप समझते हैं। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल से वापस ले लेता है या दोनों सदनों इसे अस्वीकार कर देते हैं, संकल्प पारित कर देते हैं, तो अध्यादेश पहले भी समाप्त हो सकता है। 6 हफ्ते तक तो वो मैक्सिमम डेट है, मतलब 6 हफ्ते बाद तो हो ही जाना है, कुछ भी हो जाए, चाहे पहले भी हो सकता है। संकल्प यानी कोई रिजोल्यूशन ला करके दोनों सदन इसे अस्वीकार कर दें तब। अध्यादेश केवल उन्हीं मामलों पर जारी किए जा सकते हैं जिन पर संसद या विधानमंडल कानून बनाने का अधिकार है। मतलब अध्यादेश ऐसा नहीं है कि किसी भी स्थिति पर ला सकते हैं। अध्यादेश उन्हीं पर लाए जा सकते हैं जिन पर ऑलरेडी संसद या विधानमंडल कानून बना सकती हैं। कानून बनाने की शक्ति की बाहर के बिंदुओं पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं इसके साथ ही अध्यादेशों की भी वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की होती हैं। मतलब संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या संसद द्वारा बनेगी कोई भी विधि, विधानमंडल के द्वारा बनाएगी कोई विधि पर जो सीमाएं लागू होंगी वो सीमाएं अध्यादेश पर भी होंगी, क्योंकि अध्यादेश भी उन्हीं बिंदुओं पर लागू किए जा सकते हैं या लाए जा सकते हैं जिन बिंदुओं पर विधि या निर्माण कानून बनाया जा सकता है। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा किन मामलों में। पहला, यदि समान उपबंधों वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। मतलब ये है कि पूर्व स्वीकृति के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। यदि समान उपबंधों वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसकी स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता। दूसरा, यदि राज्यपाल समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझें। इसके अलावा यदि समान उपबंधों वाला राज्य विधानमंडल कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना अमान्य हो गया है वो। देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। निर्देश कौन से? कोई समान उपबंधों वाला विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक हो तो वो नहीं हो सकता। इसके अलावा यदि राज्यपाल समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है तो उसके द्वारा उस पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। समान उपबंध का मतलब है कि पहले से कोई मान लो अध्यादेश हैं
पहले से अध्यादेश कोई निकाला हुआ है और वो आरक्षित पड़ा है, उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलनी है, तो उसी विषय पर समान उपबंधों वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक हो तो उसी विषय पर फिर से ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। कोई विधेयक का मतलब ये, जैसे मान लो एक कानून, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर कानून बनाने के लिए कोशिश की विधानसभा ने, ठीक, और उसका विधेयक जो है राज्यपाल के पास आता है और राज्यपाल जो है स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति अगर मिलेगी तो वो राज्यपाल अपने पास रखे हुए हैं, भेजा नहीं है, स्वीकृति कैसे मिलेगी? तो स्वीकृति के लिए मान लो अपने पास रखा है और उसकी सहमति पहले से मिली नहीं है और सहमति मिलना आवश्यक हो, और उसी पर अगर राज्यपाल लाने की ऑर्डिनेंस कोशिश करे तो वो नहीं ला सकता। इसी तरह से यदि राज्यपाल समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है या स्वीकृति मिलनी है, दोनों स्थिति में कोई ऑर्डिनेंस पहले से विधेयक आया हुआ है, उस विधेयक को जब तक स्वीकृति नहीं मिल जाती उसी के समान वापस ऑर्डिनेंस राज्यपाल नहीं ला सकता। यदि समान उपबंधों वाला राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना अमान्य हो गया हो, सहमति बिना अमान्य हो गया हो, तो उस पर भी फिर से नहीं ला सकते। अब निष्कर्ष ये है कि अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत उल्लेखित शब्दों आपातकालीन स्थिति और आवश्यकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। 123 और 213 का कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करते समय संयम बरतने की आवश्यकता है और इसे संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित सीमा में ही जारी करना चाहिए। ठीक है, ये है मामला। अब हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधित न्यायिक घोषणाएं क्या है। देखिए, एक निर्णय है जिस मामले में अदालत ने क्या कहा, शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 1970 का मामला है आर.सी. कूपर बनाम भारत संघवाद। आर.सी. कूपर बनाम भारत संघवाद, कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित न्यायिक घोषणाओं में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सबसे पहले तो ये देख लिया अध्यादेश जारी करने संबंधी कौन कौन से अधिकार मतलब ये है। तो आर.सी. कूपर बनाम भारत संघवाद, इसके अलावा डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद 1987, इसके अलावा हैं कृष्ण कुमार सिंह के सिंह बनाम बिहार राज्यवाद। बिहार राज्यवाद एक तो डी.सी. वाधवा और एक के सिंह। तो के सिंह बनाम बिहार राज्यवाद और डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद दोनों अलग अलग समय के हैं। बिहार राज्य के खिलाफ जो वाद हैं, वाद 1987 का है और के सिंह का वाद 1994 का है। 87 के 7 साल बाद का है ये। आर.सी. कूपर बनाम भारत संघवाद, देखिए इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर अध्यादेश को मुख्य रूप से विधायिका में बहस व चर्चा से बचने के लिए पारित किया गया हो तो भी उसे चुनौती दी जा सकती है। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश जारी करने के लिए कार्यपालिका की विधायी शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश जारी करने के लिए 1987 में जो डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद है, उसमें 1987 में मामले में न्यायालय ने क्या कहा कि अध्यादेश जारी करने के लिए कार्यपालिका की विधायी शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। अध्यादेश ऑर्डिनेंस डालने की कार्यपालिका की शक्ति जो है असाधारण परिस्थितियों में करना चाहिए। विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। विधायिका जो है कानून तो बनाएगी, कार्यपालिका जो है ऑर्डिनेंस लाती है, उसकी एक सीमित शक्ति होनी चाहिए। इसी तरह से के सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1994 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायालय ने क्या कहा कि अध्यादेश जारी करते समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन ही है। मतलब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ऐसा 1994 में जाकर के मतलब कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1994 में ऐसा कहा गया। अब अध्यादेश जारी करने संबंधित समस्याएं क्या है, देखिए पहली तो ये कि बहुत अधिक उपयोग। संविधान आपातकालीन स्थिति में या जब विधायिका का सत्र नहीं चल रहा हो तब कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने का प्रावधान करता है, हालांकि इस प्रावधान का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन। बार बार अध्यादेश जारी करके कानून बनाने की कार्यपालिका की शक्ति
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की मूल भावना के खिलाफ हैं। इसके अलावा स्पष्टता का अभाव देखें तो अध्यादेश जारी करने के लिए एक आधार के रूप में आपातकालीन स्थिति व आवश्यकता को परिभाषित नहीं किया गया है। जवाबदेही देखें तो अध्यादेश द्वारा कानून बनाने की विधायी जांच जो है, अध्यादेश के द्वारा बनाए गए कानूनों की विधायी जांच अर्थात संसद विधानमंडल के द्वारा समीक्षा नहीं हो पाती है। इससे संसद विधानमंडल का मूल कार्य बाधित होता है, ये है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध देखें तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति कई बार केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का कारण बन जाती हैं। अध्यादेश जारी करने संबंधी समस्या में पहली समस्या बहुत अधिक उपयोग होता है, मतलब आपातकालीन स्थिति में होना चाहिए था लेकिन बार बार उपयोग होता है, तो इससे शक्तियों के पृथक्करण का क्या होता है, उल्लंघन होता है। तो दूसरा वही पॉइंट हो गया, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का बार बार उल्लंघन। तीसरा हो गया स्पष्टता का अभाव, अध्यादेश जारी करने के लिए एक आधार के रूप में आपातकालीन स्थिति और आवश्यकता को परिभाषित नहीं किया गया, तो स्पष्टता का अभाव है। जवाबदेही यानी अध्यादेश द्वारा बनाए गए कानूनों की विधायी जांच जो है नहीं हो पाती है, इससे जवाबदेही जो है विधायिका की या जो विधानमंडल है या जो संसद और जो विधानमंडल विधायिका जो है उसकी शक्तियों का ह्रास होता है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध जो है से विवाद बन जाते हैं। ये हमारा पहला बिंदु था। दूसरा है मॉडल जेल अधिनियम 2023, मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 क्या है, हाल ही में सुर्खियों में रहा है। केंद्र सरकार ने एक विस्तृत मॉडल पेश किया है, जेल अधिनियम 2023। ये आज़ादी के पहले से लागू जेल अधिनियम 1894 का स्थान लेगा। 1894 के स्थान पे ये जेल अधिनियम 2023 लाया गया है। जेल अधिनियम 1894 के बारे में क्या है, 1894 का जेल अधिनियम भारत में जेलों के प्रबंधन उनके प्रशासन से संबंधित पहला कानून था। ठीक, 1836 में मैकाले ने जेल अनुशासन समिति का गठन किया था 1836 में, और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कानून को बाद में 1894 में आकर के जेल अधिनियम से पारित किया था। इस कानून के अनुसार जेल यानी प्रिजन जो होती हैं, कारागार जो होता है, वह स्थान है जिसका उपयोग कैदियों को स्थायी या अस्थायी रूप से कैद रखने के लिए किया जाता है। इस परिभाषा में पुलिस कस्टडी यानी पुलिस थानों और सहायक जेलों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें कैदियों के लिए रोजगार, उनके स्वास्थ्य और उनके मिलने हेतु आने वाले लोगों से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने पाया है कि कानून में कई खामियां मौजूद हैं, साथ ही इसमें सुधारात्मक उपायों को महत्व नहीं दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को इस कानून की समीक्षा करने और इस संबंध में नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके परिणाम स्वरूप एक मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का मतलब क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो BPR&D, बी ब्यूरो हो गया, PR यानी पुलिस रिसर्च, एंड D का मतलब डेवलपमेंट, तो BPR&D, तो ये हो गया। गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को इस कानून की समीक्षा करने और इस संबंध में एक नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके परिणाम स्वरूप एक मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि संविधान क्या कहता है इस बारे में। संविधान के प्रावधानों के अनुसार जेल और उनमें कैद व्यक्तियों से जुड़े मामले राज्य सूची के विषय हैं। संविधान क्या कहता है, संविधान के प्रावधान अनुसार जेल और उसमें कैद व्यक्तियों के मामले जो है राज्य सूची के विषय में आते हैं। इसका अर्थ है कि जेल प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य की है। साथ ही इस संबंध में उचित कानूनी प्रावधान करने का अधिकार भी केवल राज्यों के पास है। इस प्रकार मॉडल अधिनियम राज्यों के एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य कर सकता है, ताकि वे इससे अपने क्षेत्राधिकार में लागू करके इसका लाभ उठा सकें। वर्तमान जेल कानून में सुधार की आवश्यकता क्यों है। औपनिवेशिक चरित्र, ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जेलों का कामकाज इसी कानून के तहत चलता है, जबकि इस कानून को अंग्रेजों ने राजनीतिक कैदियों का दमन करने के लिए लागू किया था। वर्तमान में भी इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा सकता है।
वर्तमान कानून की नए भाई वर्तमान में जेल कानून में सुधार की आवश्यकता क्यों है? तो पहला ये है कि औपनिवेशिक चरित्र का मतलब है कैदियों को दमन के लिए लाया गया था ये कानून, और वर्तमान में भी इसका दुरुपयोग हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। इस पुराने कानून में अभी भी पुरुष कैदियों को कोड़े मारने का प्रावधान है, लेकिन इसमें 30 से अधिक कोड़े मारने की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरा सुधार की आवश्यकता है जेलों को सुधारात्मक बनाना। 1894 का कानून अपराधियों के हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन और व्यवस्था के बनाए रखने पर केंद्रित है। इसमें कैदियों के सुधार पुनर्वास के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। आज जेलों को सुधार लाने वाली संस्था के रूप में देखा जाता है। कैदियों के रहने की बेहतर सुविधा के लिए जेलों को आधुनिक बनाने की ज़रूरत है, जिनमें कठोर सुरक्षा उपायों के साथ साथ नवीन तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। कैदियों के रहने की बेहतर सुविधा के लिए जेलों को आधुनिक बनाने की ज़रूरत है। इसमें कठोर सुरक्षा उपायों के साथ साथ नवीन तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो सुधार की पहली आवश्यकता तो औपनिवेशिक चरित्र को तोड़ना है। दूसरा, औपनिवेशिक मतलब उस पुराने समय से चला आ रहा है, और कोड़े मारने की जो परंपरा है उसे ख़त्म करना होगा एक तरीके से। जेलों को सुधारात्मक बनाना, इसके अलावा कैदियों को रहने की सुविधा को बेहतर करना। मतलब ये है कि कैदियों को फिर से समाज का हिस्सा बनाने की मदद करने में जेलों को बेहतर जीवन और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, पुस्तकालयों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता है। जेलों में हत्याएं व हिंसाएं, मतलब ये है कि जेलों के भीतर हत्याएं, सामूहिक हिंसा की घटनाएं होती रहती है। उदाहरण के लिए हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर एक गिरोह के सदस्यों ने 33 वर्षीय कैदी की कथित तौर पर धारदार हथियार से हत्या कर दी। तिहाड़ जेल जो है उसमें एक गिरोह ने क्या किया, गिरोह के सदस्यों ने 33 वर्षीय एक कैदी की कथित तौर पर धारदार हथियार से हत्या कर दी। जेलों के समक्ष आने वाली समस्याएं, अब देखिए जेलों के समक्ष समस्याएं आती हैं। एक तो विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक संख्या है, ये कारण है। दूसरी, कैदियों को रखने की जेलों की क्षमता। दूसरी, तीसरी, जमानत मिलने में कठिनाई। चौथी, जेल अधिकारियों के खाली पड़े पद। पांचवी, जेलों में अप्राकृतिक मौतें। ठीक है, मतलब ये हैं कि विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या है। जैसे 2021 में देखें तो भारतीय कारागार सांख्यिकी के अनुसार जेलों में बंद कैदियों की संख्या 77% से अधिक ऐसे कैदी हैं जिनके मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार देश में सभी कैदियों में से 25% अनपढ़ हैं कैदी। आंकड़ों के अनुसार देश में सभी कैदियों में से 25% कैदी अनपढ़ है। कैदियों को रखने की जेलों की क्षमता देखें तो 2021 के NCRB के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत की जेलों में 5,54,034 लोग बंद हैं, और इन जेलों की क्षमता 4,25,609 लोगों की है। लोगों की जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता जो है 183%, ऑक्यूपेंसी रेट देखें दर तो 183% थी। जमानत मिलने की कठिनाई, इस संबंध में निर्णय प्रक्रिया में देरी, अमानत आवेदन दाखिल करने के लिए ज़रूरी सहायता अभाव या जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थता जैसी समस्याएं मौजूद हैं। इस कारण विचाराधीन कैदी लंबे समय तक जेल में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस संदर्भ में पुलिस कोर्ट ने जमानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार को एक अलग जमानत कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। जेल अधिकारियों के खाली पड़े पद उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में जेल अधिकारियों के 60% पद खाली पड़े हैं। इससे मौजूदा अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ जाता है। ये जेलों के खराब प्रबंधन और जेलों के भीतर आने वाले अपराधों का प्रमुख कारण है। जेलों में अप्राकृतिक मौतें 2021 में के लिए भारतीय कारागार जनसांख्यिकी के आधार पर 2021 में 185 कैदियों की मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई थी। इनमें से 150 कैदियों ने आत्महत्या की थी। ठीक है, जेलों में सुधार हेतु दिए गए सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने कारावास और हिरासत के संबंध में 3 व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है जिनका पालन किया जाना चाहिए। पहला, ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जेल में बंद व्यक्ति नॉन पर्सन, अस्तित्वहीन, महत्वहीन, अधिकार से रक्षित, उपेक्षित या भुला दिया गया व्यक्ति न बन दिया जाए। दूसरा, जेल में बंद व्यक्ति जेल की बाउंड्री के भीतर सभी मानवाधिकारों का हकदार है।
इसके अलावा तीसरा, जेल में बंद व्यक्ति किसी की पीड़ा किसी भी तरीके से किसी बढ़ाने का उचित नहीं है। जेल में कैद होने से पहले व्यक्ति कष्ट झेल रहा होता है। जमानत का आसान प्रावधान, मतलब ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 436A के अनुसार मृत्युदंड वाले अपराध को छोड़कर किसी अन्य का अपराध का दोषी व्यक्ति उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक समय में जेल में बंद है तो वह जमानतदार की सहायता से या इनके बिना जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत के मामलों का तेजी से निपटान, हुसैन और अन्य बनाम भारत संघवाद 2017 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत का सिद्धांत एक मानदंड है जबकि जेल में रखना एक अपवाद है। इसके साथ ही कोर्ट में जमानत अर्जियों के शीघ्र निपटान का आदेश दिया था। मुल्ला समिति, भारत सरकार ने 1980 में न्यायमूर्ति AN मुल्ला की अध्यक्षता में जेल सुधारों पर एक समिति का गठन किया था। मुल्ला समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। देखिए कि जेल कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें अलग अलग कैडर में संगठित किया जाना चाहिए। भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने की आवश्यकता है। सजा समाप्त होने के बाद देखभाल यानी कि आफ्टर केयर और पुनर्वास और प्रोबेशन जेल सेवाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रेस और अन्य लोगों को समय समय पर जेलों व संबद्ध सुधार संस्थानों के अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। विचाराधीन कैदियों को जेलों में से कम समय तक रखा जाना चाहिए और उन्हें दोषियों से दूर रखा जाना चाहिए। जेल सुधारों के लिए उठाए गए कुछ कदम। मॉडल जेल नियमावली 2016, भारत सरकार ने 2016 में मॉडल जेल नियमावली को प्रस्तुत किया था। इस नियमावली का उद्देश्य पूरे देश में जेलों के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन से संबंधित कानून और नियमों या विनियमों में बुनियादी एकरूपता लाना है। हालांकि केवल 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस नियमावली को अपनाया है। खुली जेल, एक तो देखिए ये भी एक प्रकार का जेल है। इसमें कैदी कम से कम निगरानी और एक सुनिश्चित सुरक्षा घेरे के अंतर्गत अपनी सजा पूरी करते हैं। इन जेलों में कैदियों को कोठरियों में बंद नहीं किया जाता। राजस्थान में सजा के सुधारात्मक रूप को बढ़ावा देने के लिए खुली जेल मॉडल को अपनाया गया है। इसमें कैदियों के जीवन को बेहतर बनाने में सफलता मिली है। खुली जेलों में बंद जेलों की तुलना में 92% कम कार्मिकों की आवश्यकता होती है और साथ ही ऐसे जेलों के प्रति कैदी केवल 500 रुपये का मासिक खर्च आता है। संक्षिप्त सुर्खियां देखें उससे पहले मैं आपको ये मॉडल जो बताऊंगा, मॉडल जेल 2023 के अंतर्गत कौन कौन से उपबंध शामिल होंगे। अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना, कैदियों को पैरोल और फरलों पर रिहा करने तथा सजा में कमी करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। पैरोल किसी कैदी को सशर्त रिहा करने की एक प्रणाली है। इसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए सजा को निलंबित कर दिया जाता है। लंबी अवधि के कारावास के मामलों में कैदी को फरलों पर रिहा किया जाता है। किसी कैदी को दी गई फरलों की अवधि को सजा में कमी यानी कि परिहार के रूप में माना जाता है। जमानत, बेल का आशय किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई से है। जमानत उस अवधि के लिए दी जाती है जब मामला कोर्ट में लंबित हो अथवा निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई हो। इसके लिए एक निश्चित धनराशि न्यायालय में जमा करनी होती है। पुलिस थाने से मिलने वाले जमानत को पुलिस बेल कहते हैं। सामान्यतः पुलिस बेल के लिए बेल बॉन्ड भरने और किसी व्यक्ति को गारंटर के तौर पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है। सुधार एवं पुनर्वास करना, कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और कैदियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका कौशल विकास करना। इसके अलावा बेहतर रक्षा और सुरक्षा के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग अलग जेल व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान किया गया है। इसमें उच्च सुरक्षा वाली जेलों की स्थापना करना भी शामिल है। अन्य उपाय देखें तो खुली एवं अर्ध खुली जेलों के लिए प्रावधान किए गए हैं। अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की सुनवाई करने जैसे प्रावधान भी किए गए हैं। जेल अधिनियम 1894 के साथ जेल कानून 1900 और बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 की भी समीक्षा की गई है। इनके प्रासंगिक प्रावधानों को मॉडल अधिनियम में शामिल किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम संक्षिप्त सुर्खियों को समझ लेते हैं। संक्षिप्त सुर्खियां न्यूज इन शॉर्ट्स में पहली हैं सचेतक
सचेतक यानी कि विप, WHIP विप, हाल ही में शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना निर्णय दिया है, उसमें कहा गया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार सचेतक यानी कि विप और दल का नेता नियुक्त करने की शक्ति राजनीतिक दल के पास है, न कि विधान दल यानी कि लेजिस्लेटिव पार्टी के पास में नहीं है। यानी क्या मामला देखिए, हाल ही में शिवसेना जो मामला है, शिवसेना मामला मई में जो आया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना निर्णय दिया। इसमें कहा गया कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार सचेतक और दल का नेता नियुक्त करने की शक्ति राजनीतिक दल के पास है, न कि विधान दल के पास। न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां देखें तो सचेतक की नियुक्ति विधानसभा और लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को परीक्षण करने के पश्चात संबंधित राजनीतिक दल के संविधान के आधार पर उस दल द्वारा अधिकृत सचेतक और नेता को मान्यता देनी चाहिए। इसके अलावा विधान दल को राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देना शासन की संवैधानिक प्रणाली की भावना के प्रतिकूल है। इसके अलावा अयोग्यता का फैसला अध्यक्ष करेगा। अयोग्यता का फैसला कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। सदस्यों की अयोग्यता का फैसला कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना चाहिए। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अध्यक्ष इस पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी। 10वीं अनुसूची में दल बदल रोधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल दिया है कि अध्यक्ष को अयोग्यता संबंधी लंबित याचिकाओं पर यथोचित समय सीमा में निर्णय लेना चाहिए। विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही उनकी योग्यता संबंधित कोई भी याचिका लंबित हो। इसके अलावा शक्ति परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट, राज्यपाल शक्ति परीक्षण करने का आदेश तभी जारी करेगा जब उसे इस बात के पर्याप्त तथ्य प्राप्त हो जाएं कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। अब देखिए भारत में व्हिप होती क्या है, पहले तो ये देख लें। व्हिप सदन में किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को कुछ निश्चित निर्देशों के पालन के लिए जारी लिखित आदेश हैं। व्हिप क्या है? सदन में किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को कुछ निश्चित निर्देशों के पालन के लिए जारी लिखित आदेश हैं। साथ ही इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए राजनीतिक दल के अधिकृत सदस्य को भी व्हिप या सचेतक कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, राजनीतिक दल के अधिकृत सदस्य जो होता है उसको भी व्हिप या सचेतक कहा जाता है। हमारे सभी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सकते हैं। सभी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सकते हैं। व्हिप जारी करने के लिए राजनीतिक दल सदन के अपने एक वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करते हैं। इस सदस्य को मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप कहा जाता है। इसकी सहायता से अतिरिक्त सचेतक भी नियुक्त किए जाते हैं। तो व्हिप वाला मुद्दा मैं आपको समझा देता हूँ। व्हिप का मतलब सचेतक होता है और व्हिप जारी करने वाले को चीफ सचेतक के रूप में नियुक्त कर सकता है कोई भी राजनीतिक दल। हाल ही में शिवसेना मामला, जैसे शिवसेना एक पार्टी है तो पार्टी में व्हिप जारी की जाती हैं। पार्टी के सदस्यों को पार्टी का जो चीफ व्हिप जिसको सचेतक कहते हैं उसको नियुक्त करते हैं और वो व्हिप जारी करता है सदस्यों को। शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना निर्णय दिया और उसमें कहा गया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार सचेतक और दल का नेता नियुक्ति करने की शक्ति राजनीतिक दल के पास है, न कि विधान दल के पास। विधान दल इसमें कुछ नहीं कर सकता। राजनीतिक दल जो भी हैं वो राजनीतिक दल सचेतक और दल का नेता नियुक्त करने की शक्ति रखता है। मतलब अपनी पार्टी का अपना जो चीफ व्हिप हैं वो खुद तय करेंगे। पार्टी के राजनीतिक विधायी का दल का मतलब जो लेजिस्लेटिव जो पार्टी है वो नहीं करेगी। न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां देखें। सचेतक की नियुक्ति, देखिए विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर है उसको परीक्षण करने के बाद संबंधित राजनीतिक दल के संविधान के अनुसार, मतलब उस राजनीतिक दल का जो संविधान उसका खुद का है, उस संविधान के अनुसार उस दल द्वारा अधिकृत सचेतक और नेता को मान्यता देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? नेता। लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को देनी चाहिए। सचेतक की नियुक्ति के बारे में न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां ऐसी हैं। पहली टिप्पणी तो सचेतक की नियुक्ति के बारे में न्यायालय ने कही। सचेतक जो व्हिप जो होता है उस चीफ व्हिप को नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि विधानसभा या लोकसभा जो भी होती है उसका जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा स्पीकर जो होता है, उसको परीक्षण करने के बाद में संबंधित राजनीतिक दल जो भी, जैसे शिवसेना है तो उस राजनीतिक दल के संविधान के आधार पे, उसका जो भी उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पे उस दल द्वारा अधिकृत
उस दल द्वारा अधिकृत सचेतक जो होता है उसको नेता की मान्यता देनी चाहिए। ऐसा टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। विधान दल को राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देना शासन की संवैधानिक प्रणाली की भावना के प्रतिकूल है। क्या कहा है? विधान दल जो होता है राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देता है और शासन की संवैधानिक प्रणाली की भावना के प्रतिकूल है। मतलब विधान दल जो भी होता है वो राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देना भारत की संवैधानिक प्रणाली की भावना के प्रतिकूल है। अयोग्यता का फैसला अध्यक्ष करेगा। सदस्यों की अयोग्यता का फैसला कानून पर स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ठीक है। और संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अध्यक्ष इस बात पर निर्णय के लिए उपयुक्त प्राधिकारी हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल रोधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि अध्यक्ष को अयोग्यता संबंधी लंबित याचिकाओं पर यथोचित समय सीमा निर्णय लेना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस बात पर बल देते हुए कहा कि अध्यक्ष जो भी होता है लोकसभा स्पीकर, उसको अयोग्यता संबंधी जो लंबित याचिकाएं हैं उन पर यथोचित समय सीमा में, जो भी उचित समय सीमा होती है उसमें निर्णय लेना चाहिए। समय सीमा के बाहर जाकर के नहीं लेना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अध्यक्ष जो भी चुने जाएंगे उसके विप चीफ जो होगा उसके लंबित याचिकाओं पर यथोचित समय सीमा में निर्णय लेना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। इसके अलावा विधायकों को सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार तो होना चाहिए। भले ही अयोग्यता संबंधी कोई भी याचिका लंबित हो, उस विधायक को या विधायकों को जो होता है उसको कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट यानी शक्ति परीक्षण के बारे में क्या कहा गया कि राज्यपाल शक्ति परीक्षण कराने का आदेश तभी जारी करेगा जब इस बात के पर्याप्त तथ्य प्राप्त हो जाएं कि सरकार ने सदन में विश्वास खो दिया है तब। अब भारत में विप क्या होती है मैं बता दूँ। विप जो होती है सदन में किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को कुछ निश्चित निर्देशों के पालन के लिए जारी लिखित आदेश होता है। इस तरह के आदेश निर्देश जारी करने के लिए राजनीतिक दल के अधिकृत सदस्य को विप का सचेतक कहा जाता है। अधिकृत सदस्य जो भी होता है वो विप या सचेतक होता है। सभी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को विप जारी कर सकते हैं। विप जारी करने के लिए राजनीतिक दल सदन के अपने वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त करते हैं। इस सदस्य को मुख्य सचेतक या चीफ विप कहा जाता है। सभी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को विप जारी कर सकते हैं। विप जारी करने के लिए राजनीतिक दल सदन के अपने एक वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करते हैं। इस सदस्य को मुख्य सचेतक या चीफ विप कहा जाता है। इसकी सहायता से अतिरिक्त सचेतक भी नियुक्त किए जाते हैं। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी राजनीतिक दल विप जारी करने के लिए जितने भी राजनीतिक दल है सदन के एक वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करते हैं जिसको चीफ विप कहा जाता है। इसकी सहायता से अतिरिक्त सचेतक भी नियुक्त किए जाते हैं। दूसरी सुर्खी है 142 आर्टिकल जो है उसकी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपत्ति के तलाक को सीधी मंजूरी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? अनुच्छेद 142 के तहत, अनुच्छेद 142 किसके अंतर्गत आता है पहली बात तो ये देख लीजिए। अनुच्छेद 142 जो आता है 151 से पहले है तो ये आएगा हाई कोर्ट के अंतर्गत, क्योंकि हाई कोर्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? हाई कोर्ट होता है 124 से 147 तक, 147 के बीच में आता है। 142 जो हाई कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके अंतर्गत आता है। 151 तक सुप्रीम कोर्ट होता है। ये सुप्रीम कोर्ट शुरू होता है 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट है, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 142 आता है। ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपत्ति की तलाक को सीधी मंजूरी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि यदि पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि सुलह की कोई संभावना बची ही नहीं है तब हिंदू विवाह अधिनियम HMA हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत निर्धारित HMA यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है उसके तहत निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा किए बिना सीधे तलाक को मंजूरी दिया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत ये कहा है। HMA की धारा 13B(2) के अनुसार जिला न्यायालय को दंपति द्वारा तलाक की मांग करने वाली अर्जी दाखिल करने और तारीख से 6 माह के बाद उसी तारीख को 18 महीने पहले कारणों से संतुष्ट होने पर तलाक का आदेश पारित करना होगा। HMA की धारा 3(2) के अनुसार जिला न्यायालय को दंपति द्वारा
तलाक की मांग करने वाली अर्जी दाखिल करने की तारीख से क्या कहा, जिला न्यायालय जो होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जिला न्यायालय जो होगा उसको दंपति द्वारा तलाक की अर्जी जिस दिन दाखिल उसने की है, जिस तारीख से, और 6 माह के बाद, तारीख से 6 माह के बाद और उसी तारीख से 18 महीने पहले कारणों से संतुष्ट होने का तलाक आदेश पारित करने का मतलब ये है कि जिस दिन वो आपने अर्जी डाली उससे 18 महीने पहले और जिस दिन डाली उसके 6 माह बाद तक, इनके बीच में अगर कारण संतुष्टि नहीं हो पाती फिर तलाक दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि पति पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बचे रहने के आधार पर तलाक देना का अधिकार नहीं बल्कि विवेक का विषय है। विवेक का विषय मतलब हमेशा नहीं दिया जा सकता, इसको अब विवेक के आधार पे जो भी न्यायालय है वो तय करेगा। संविधान का अनुच्छेद 142 अनुच्छेद में कोर्ट को उन मामलों के पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है जहां कानून या संविधि कई बार कोई उपचार समाधान प्रदान नहीं करता है। अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियां अपनी प्रकृति में व्यापक हैं, इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों के तहत इसके दायरे और सीमा को परिभाषित किया है। इसके कुछ निर्णयों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए, प्रेमचंद गर्गवाद 1962, इस निर्णय में अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियों के प्रयोग के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की थीं। इसके अलावा यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघवाद वर्ष 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 142 के व्यापक दायरे का उल्लेख करते हुए पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद 1998, इस निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियां पूरक के रूप में हैं। इन शक्तियों को मूल कानून को बदलने या उस पर प्रभावी होने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अब जिला न्यायालय सुर्खियों में क्यों रहा है, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 142 की आलोचना क्यों होती है। इस अनुच्छेद के तहत 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों की व्यापक प्रकृति और मनमानी अस्पष्ट है, इसलिए आलोचना होती है। पूर्ण न्याय शब्दावली की मानक परिभाषा का अभाव है। इसके अलावा ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अब हम पढ़ेंगे जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, अब देखिए जिला न्यायालय क्या आता है, अधीनस्थ न्यायालय में हाईकोर्ट में जो आते हैं उसके बाद में आएगा ये 233 से 237 तक में आना चाहिए। देखते हैं कितने में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। बिल्कुल बात सही है, जिला न्यायालय भी स्वतंत्र होने चाहिए। देखिए, न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद वो फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। इनमें क्या शामिल है, देखिए कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता समान रूप से संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है क्योंकि यह कानून के ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुंच संविधान के भाग 3 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए, जिला न्यायालय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में वेतन, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों के अनुसार मामले में देश भर के रूप में एक रूपता बनाई जानी चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण क्या है, न्यायपालिका के पदाधिकारियों और विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों को अलग अलग माना जाना चाहिए। अब देखिए, हाईकोर्ट जो होता है, हाईकोर्ट के अधीन आता है जिला एवं सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय, ठीक है। देखिए, जिला और सत्र न्यायालय जो आते हैं इसके अधीन आते हैं, उसमें सिविल दीवानी मामले उसके अधीन आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। सिविल और दीवानी मामले जो होते हैं उसको संभालते हैं अधीनस्थ न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय के अंडर में आते हैं मुंसिफ कोर्ट, ठीक। जबकि दूसरी तरफ क्रिमिनल फौजदारी मामले संभालती हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत। मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट की अदालत है वो संभालती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और ये आती है न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत, उसके अंडर में आती है न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत उसके अंतर्गत आती है न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत। चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उसकी अदालत, और फिर आती है उसके अंतर्गत, चीफ को हटा दें तो केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत। तो हाई कोर्ट के अंतर्गत जिला और सत्र न्यायालय आते हैं, और उसके सिविल मामले अलग हैं, क्रिमिनल मामले अलग हैं। सिविल यानी दीवानी मामले और क्रिमिनल यानी कि फौजदारी मामले। तो दीवानी मामले जिसको हम सिविल कानून कहते हैं, नागरिक मामले जिसको कहते हैं, और आपराधिक मामले, नागरिक मामले और आपराधिक मामले।
यानी कि दीवानी मामले और फौजदारी मामले। तो दीवानी मामले तो देखती हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक, और फौजदारी मामले देखती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत। और फिर अधीनस्थ न्यायालय के अधीन आते हैं मुंसिफ कोर्ट, जो दीवानी मामले में ही आगे, और फौजदारी मामले चूँकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत संभालती है, उसके अधीन आ जाती हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत। अब देखिए, न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों को अलग माना जाना चाहिए। पद, नाम और सेवा की शर्तों में एक रूपता। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों में समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के एकदम समान होनी चाहिए। न्यायालय ने एक रिकॉर्ड के अनुसार जिला न्यायालयों में लगभग एक दिन में लगभग 11 लाख मामलों की सुनवाई होती है। जिला न्यायालयों में एक दिन में 11 लाख मामलों की सुनवाई होती है। जिला न्यायालय जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी हैं। जिला न्यायाधीश जो होता है जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामकरण राज्य निर्धारित करते हैं। इस कारण से जिला न्यायालयों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती हैं। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित हैं। इन्फोग्राफिक देखें। त्रिस्तरीय ढांचा जो है अभी देखा हमने। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापन यानी पोस्टिंग और पदोन्नति हाईकोर्ट के परामर्श से राज्य का राज्यपाल करता है। अब हम समझते हैं न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होना किस प्रकार होगी। देखिए, ये भी सुर्खी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के एक अधिकारी की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने आईपीएस के एक पूर्व अधिकारी की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग करने से मना कर दिया। किसी मामले में हितों के संभावित टकराव की स्थिति में एक न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण छवि से बचने के लिए मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर सकता है, अर्थात उस मामले पर सुनवाई करने से बच सकता है अथवा स्वयं को उस मामले से अलग कर सकता है। लेकिन न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होना ये एक प्रक्रिया सामान्य नहीं है, ठीक है। मामले की सुनवाई से अलग होने के दो तरीके हैं। देखिए, एक तो स्वतः न्यायाधीश स्वयं मामले की सुनवाई से बाहर हो जाता है। दूसरा, जब कोई पक्षकार किसी मामले में न्यायाधीश की पक्षपाती होने या उसके द्वारा महत्व देने की संभावना जताते हैं तो उसे सुनवाई से अलग करने की याचिका दायर करता है। मतलब जब कोई पक्षकार किसी मामले में न्यायाधीश के पक्षपाती होने या उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत हित को महत्व देने की संभावना जताते हुए उससे सुनवाई से अलग करने की याचिका दायर करता है, तब तो मामले से सुनवाई से अलग होने के दो तरीके हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश जो मामला है उसमें एक पूर्व अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करने से स्वयं को अलग करने से मना कर दिया है। किसी मामले में हितों के संभावित टकराव की स्थिति में एक न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण छवि से बचने के लिए मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर सकता है, अर्थात उस मामले पर सुनवाई करने से बच सकता है, स्वयं को उस मामले से अलग कर सकता है। न्यायाधीश द्वारा सुनवाई से अलग होने से जुड़े प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। पहला है निमो जुडेक्स इन सुआ कासा, अर्थात किसी भी व्यक्ति अपने हितों से जुड़े मामलों में न्यायाधीश नहीं होगा। 1924 में इंग्लैंड के तत्कालीन लॉर्ड चीफ जस्टिस ने रेक्स बनाम ससेक्स जस्टिसेस मामले में यह प्रतिपादित किया था कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। भारत में न्यायाधीश द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करने से संबंधित कोई संहिताबद्ध नियम नहीं है। मामले से अलग होने का फैसला पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। यदि कोई न्यायाधीश किसी मामले से स्वयं को अलग कर लेता है तो उस मामले को किसी अन्य पीठ को आवंटित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध यदि कोई न्यायाधीश किसी मामले से स्वयं को अलग कर लेता है तो उस मामले को किसी पीठ को आवंटित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है। सुनवाई से अलग होने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देखिए। पहला, रंजित ठाकुर बनाम भारत संघ 1987 वाद।
किसी वाद में शामिल पक्षकार द्वारा प्रकट की गई आशंका की तार्किकता के आधार पर यह निर्धारित होगा कि उस मामले में पूर्वाग्रह की संभावना है या नहीं। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम शिवनंदा पाठक 1998 वाद। देखिए रंजीत ठाकुर बनाम 1997 का वाद है भारत संघ के खिलाफ, ठीक। और जबकि 1998 का वाद है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम शिवनंदा पाठक। इस मामले में न्यायाधीश ने न्यायिक पूर्वाग्रह के किसी मामले या किसी मुद्दे पर एक विशेष तरीके से निर्णय लेने के लिए एक पूर्व निर्धारित राय के रूप में परिभाषित किया था। इसके अलावा ई शासित राज्य, ई गवर्नड स्टेट भी सुर्खियों में है। केरल भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया। इसने अपने नागरिकों को सरकारी सेवाओं का शीघ्र पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं का डिजिटलीकरण किया है। ई गवर्नेंस या ई शासन का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक। ये गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटरिंग जैसी सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ई गवर्नेंस के लिए केरल की पहल देखें तो केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क KFON, तो केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क KFON परियोजना इस ने इंटरनेट के उपयोग को नागरिकों का एक अधिकार बना दिया है। ई सेवा नाम यह तालुक स्तर के कार्यालयों के लिए 900 सार्वजनिक सेवाओं हेतु एक सर्कल पोर्टल है। इसी तरह से जो मई में सुर्खियों में है राज्य व्यवस्था और पॉलिटी और गवर्नेंस से, वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। सूचकांक शामिल 180 देशों में से भारत 161वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष 3 स्थानों पर नॉर्वे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, मतलब विश्व में जो प्रेस हैं, जो अखबार जुड़ी हैं, उसकी स्वतंत्रता कितनी, उसका सूचकांक 2023 में जारी हुआ है। तो उसमें नॉर्वे 1 नंबर पे है, आयरलैंड 2 नंबर पे, डेनमार्क 3 नंबर पे है। इस सूचकांक को पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RWB नामक संस्था जारी करती हैं। RWB ने जारी किया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर हैं। शीर्ष 3 स्थानों पर नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क हैं। RWB यानी कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये पेरिस स्थित RWB नामक संस्था जारी करती हैं। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सूचकांक 2023 में हाल ही में मई महीने में जारी हुआ। इसमें विश्व प्रेस सूचकांक 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 161वें स्थान पर हैं। RWB यानी कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्र रक्षा करने और इसे बढ़ावा देने के लिए दुनिया के अग्रणी गैर सरकारी संगठनों में से एक है। इस सूचकांक को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई पर जारी किया गया और मई महीने में 3 तारीख को ये सूचकांक जारी हुआ। इसके अंतर्गत किसी देश में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन निम्नलिखित 5 प्रासंगिक संकेतकों का इस्तेमाल करके किया जाता है। अब कौन कौन से 5 प्रासंगिक संकेतकों का इस्तेमाल करके किया जाता है? पहला है राजनीतिक संदर्भ, दूसरा है कानूनी ढांचा, तीसरा है आर्थिक संदर्भ, चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और 5वां सुरक्षा। राजनीतिक संदर्भ ये सब मामलों में। अब इसके अलावा जो सुर्खी मई में पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ी हुई है, वो है इंटरनेट शटडाउन। क्या होता है इंटरनेट शटडाउन? सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार लागू करने के लिए सरकार को एक नोटिस जारी किया है। अनुराधा भसीन मामला 2020 में आया और संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समय जम्मू कश्मीर राज्य में मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। अनुराधा भसीन मामले में प्रस्तावित प्रमुख दिशा निर्देश क्या है? दूर संचार सेवा अस्थायी निलंबन यानी लोक आपात और लोक सुरक्षा अधिनियम 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अनुचित है। निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए ही किया जा सकता है। निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। साथ ही इस निलंबन को आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी कहा है कि इंटरनेट के माध्यम से वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता क्रमशः 19(1) और 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट बंद करने का मतलब क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आती है, पहले ही स्वतंत्रता है। ठीक, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पश्चात जो जी है 7 नंबर पे, उसमें आती है वाणिज्य की स्वतंत्रता यानी वृत्ति करने का अधिकार, तो वो भी इस अधिकार हैं। भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान क्या हैं? वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं का निलंबन यानी कि इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन यानी लोक आपात और लोक सुरक्षा अधिनियम 2017 द्वारा शासित होता है। इन अधिनियमों को भारत टेलीग्राफ अधिनियम 1855 के तहत अधिसूचित किया गया है। 2017 के नियम लोक आपातकाल के आधार किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करते हैं। इसमें दूरसंचार सेवाओं को एक बार में 15 दिन तक बंद किया जा सकता है। इसके अलावा नार्को एनालिसिस टेस्ट भी सुर्खियों में है। नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है? देखिए, NARCO नार्को एनालिसिस टेस्ट। हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कथित आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथल नामक दवा से संबंधित व्यक्ति शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। सोडियम पेंटोथल को ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। इस इंजेक्शन के कारण व्यक्ति की आत्म चेतना कम हो जाती है। इससे व्यक्ति बोलने से पहले सोचने समझने की शक्ति में नहीं रहता है और यह आशा की जाती है कि वह सही जानकारी देगा। वह टेस्ट का एक मनोवैज्ञानिक, एक जांच अधिकारी, एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन और देखरेख में किया जाता है। यह टेस्ट क्या एक मनोवैज्ञानिक, एक जांच अधिकारी या फॉरेंसिक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में देखरेख में किया जाता है। शेल्वी व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य बात 2010 जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। ऐसा 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी कि नार्को या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। ये निर्णय निम्नलिखित मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। 20 और 21। 20 क्या कहता है? 20 के अंतर्गत तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए 20(3) अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ये कहा गया है किसी अपराध के आरोपी को व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अपराधों के खिलाफ दोष सिद्धि में संरक्षण 20 के अंतर्गत आता है, 20(3) में लिखा गया है। और इसके अलावा 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ अधिकार को शामिल किया गया है। और नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग जो है उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकते, ऐसा हमारा अनुच्छेद 20 और 21 में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में आती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से ये टेस्ट कराना चाहता है उसे अपना वकील रखने का भी अधिकार होगा। पुलिस और वकील को उसे समझने का दायित्व है कि उसके टेस्ट के शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी प्रभाव क्या हो सकते हैं। हालांकि नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार यदि कोई अभियुक्त स्वेच्छा से जानकारी प्रदान करता है, भले वह नार्को टेस्ट के द्वारा प्राप्त की गई हो, पुलिस अधिकारी को पहले से पता चल चुके हो किसी तथ्य तो उसका उस रूप से मिलान हो, तो उस जानकारी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मतलब पुलिस को कुछ जानकारी पता लग गई है पहले से, फिर नार्को टेस्ट करता है तो उससे अगर मिलान होती है कोई चीज़ें तो फिर उसे उस स्थिति में स्वीकार किया जा सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट दैहिक परीक्षण का एक दूसरा प्रकार है। हालांकि इस प्रकार के टेस्ट में व्यक्ति के शरीर में कुछ पदार्थ इंजेक्ट नहीं किया जाता है। इस टेस्ट के कुछ उपकरणों को व्यक्ति के शरीर से जोड़ा जाता है। इस उपकरणों की मदद से संबंधित व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, श्वास, श्वेत ग्रंथियाँ और रक्त प्रवाह को मापा जाता है। इसके बाद व्यक्ति के कुछ सवाल किए जाते हैं जिनका उसे जवाब देना होता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग टेस्ट P300 टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है दैहिक व्यवहार की बजाय व्यक्ति के मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों की मैपिंग की जाती हैं। ये पॉलीग्राफ टेस्ट की तरह होता है। ब्रेन मैपिंग न्यूरो इमेजिंग क्षेत्र के पहलुओं को कवर कर सकती हैं, क्योंकि यह मस्तिष्क की ऐसी छवियां तैयार करती हैं जिन्हें अतिरिक्त या इमेजिंग या नॉन इमेजिंग डेटा प्रोसेसिंग या विश्लेषण की सहायता से बेहतर बनाया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसको हम समझेंगे। उसमें एक तो पोखरण परमाणु परीक्षण के 25 वर्ष पूरे हो गए थे, उसको समझेंगे। और उसके पश्चात पोखरण परीक्षण के पश्चात हम समझेंगे
पोखरण परीक्षण काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसको पहले कीजिएगा। फिर विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO क्या है उसको समझना है। उसके पश्चात ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 क्या है उसको समझना है आपको। उसके पश्चात ADB इंडिया यानी कि कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023-27 ADB इंडिया जो है वो करनी है आपको। इसके बाद पश्चिम एशिया वेस्ट एशिया करनी है, और वेस्ट एशिया के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको भारत और प्रशांत द्वीपीय देश करने हैं। इसके पश्चात संक्षिप्त सुर्खियाँ, उसमें आपको EFTA यानी कि भारतीय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है, उसके अलावा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो होती है वो। इसके पश्चात आपको इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको समझना चाहिए क्या मामला है। इसके अलावा अग्रिम नोटिस क्या होता है उसको समझना चाहिए। इसके अलावा बी रेडी यानी बिजनेस रेडी परियोजना जो है वो समझनी चाहिए। इसके अलावा आपको डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट और बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को समझना चाहिए। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा समझेंगे फिर हम, और फिर हम विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन होता है वो समझेंगे, और फिर वाशिंगटन घोषणा पत्र समझेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन समझेंगे, फिर छठा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन समझेंगे, और फिर सिल्क वर्म ईजिंग स्ट्रेटजी को समझेंगे। उसके पश्चात अर्थव्यवस्था को हम समझेंगे और वो दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा।